नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं मैं हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की इस जानदार शानदार क्लास में। प्यारे मित्रों, आज हम संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जो आज हम लोग थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। आज हम लोग आपके साथ में ग्रामर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेंगे और शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। आज के प्रश्न आप सबके लिए संधि, समास, इसके बाद फिर आपके प्रत्यय देख पा रहे हैं आप लोग, साथ साथ में आपके समय पर आधारित और शिक्षण विधियों पर आधारित प्रश्न भी रखे जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और आप लोग यदि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जितने भी साथी हैं, तो आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब बस कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। पहला प्रश्न आप सब लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुरुआत करेंगे। गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है। आपसे पूछ रहे हैं कि गुरुपदेश में कौन सा संधि है। अब आपको बता दूं कि आपको हिंदी और संस्कृत ग्रामर में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा समास में अंतर देखने को मिलता है, पर आपको संधि तो आपकी सेम रहती है। तो गुरु उपदेशः, देखिए गुरु उपदेशः, जब हम इस संधि का विच्छेद करते हैं ना प्यारे मित्रों, तो गुरु धन उपदेशः, तो उ और उ का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ऊ और ऊ का क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ऊ, बड़ा वाला ऊ, तो गुरुपदेशः हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसलिए यहाँ पर आपसे संधि पूछा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। आप लोगों का उत्तर बताइए आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आपका उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि यहाँ पर। अब इसका व्याख्यान आप लोग देखिए। सूत्र अकः स्वर्णे दीर्घ। आपको ये सूत्र याद नहीं करना है, थोड़ा सा समझ लेना क्या है कि जिसमें 5 वर्ण होते हैं, आ ई उ र लर, ये जो 5 वर्ण होते हैं ना, आ ई उ रेर और रे आते हैं, इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों में आ का आ हो जाता है, ई का ई हो जाता है, उ का उ हो जाता है, और रर का ऋषि हो जाता है, र का ये सब बोध होते हैं। आ रहा है समझ में? इस तरह से ये दीर्घ संधि बन जाती है। और फिर इसका विच्छेद भी देख लेंगे, गुरुधन उपदेशः, गुरुपदेशः, है ना दोस्तों। ये देखिए गुरुधन, देखिए मैंने बताया था ऊ और ये ऊ दोनों का ऊ हो गया, गुरुपदेशः हो गया। आ गया समझ में? लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा, सेकंड नंबर, नया प्रश्न देखिए। मनोरथा में संधि बताइए। अब देखिए नया प्रश्न है, अनुनासिक संधि है, परश्रवण संधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं, विसर्ग संधि है। जब हम इस प्रश्न पर देखते हैं प्यारे मित्रों, देखिए मनोरथा जो है, मनः धन रथा से बना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? मनः धन रथा से बना है, तो ये विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का लोप होकर ओ हो जाता है, अर्थात यहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलती है। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, विसर्ग संधि। मैंने बताया कि आज हम ग्रामर की विषय भी ले रहे हैं और साथ साथ में शिक्षण शास्त्र भी हैं। मिक्स क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, पूरा कंप्लीट तैयारी। तो मेरे साथियों सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सूत्र से देखिए, सूत्र को गोली मारो। यहाँ पर देखो आप लोग, मैंने बताया आपको कि ये मन रू प्लस रथा बना तथा हसी चा सूत्र से आ के बाद रा हो गया। हस प्रत्याहार कोई वर्ण हो तो रा के स्थान पर ऊ आदेश होता है। ऊ रथा हसी चा मनोरथा, मतलब मनश धन रथा मनोरथा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ। अब ये समास पर बेस प्रश्न आ गया, संधि पर प्रश्न ले लिए अपन ने। अब समास पर देखिए, यूप दारू में पद में समास पूछा है प्यारे मित्रों, यूप दारू पद में समास पूछा है। जब हम यूप दारू की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका समास का विग्रह भी आपसे आना चाहिए कि समास का विग्रह कैसे करना है, वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। जब हम बात करते हैं यूप दारू की, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास संप्रदान समास है। अब ध्यान रखना है, चतुर्थी समास का शब्द है। चतुर्थी विभक्ति में अंत वाले पद का तदर्थ, उसके लिए यह अर्थ बलि हित सुख रक्षित पदों के साथ समास होता है। लौकिक विग्रह यूपाय दारू, यूप दारू मतलब यूपाय दारू। अलौकिक विग्रह युप डे दारू, सूद यूप सूप दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी। अब ध्यान रखना, यूप दारू मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी। और यहाँ पे संप्रदान, संप्रदान मतलब के लिए। आप सबको पता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। तो यूप दारू मतलब यूप के लिए दारू, मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी। अन्य उदाहरण भी देख लेंगे आप लोग मेरे साथ में। कंडक स्वर्णम घट मृतिका द्वार काष्ठकम, है ना। देखिए कंडक स्वर्णम, कंडक स्वर्णम, घट मृतिका और द्वार काष्ठम, ये भी आपको पता होने चाहिए। एक और प्रश्न लूंगा आपके साथ में,
त्रिभुवन में समास पूछा है। त्रिभुवन का आप सबको पता होना चाहिए। देखिए त्रि मतलब तीन, मतलब संख्या बता रहा है। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो जब हम बात करते हैं त्रिभुवन की तो यहाँ पर आप लोग द्विगु समास कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम संख्या की बात करते हैं, जैसे कि त्रिभुवन हो गया, इसके साथ साथ आपका पंचवाटिका हो गया, है ना, ऐसे जहाँ पर संख्या बताए वहाँ पर आपको द्विगु समास करना है। ठीक। सूत्र संख्या पूर्वो द्विगु, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो। इतना सब आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि आपको इसका जब हम विग्रह याद रखना है आपको। त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, त्रयाणाम भुवनाम समाहारा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से पंचतंत्रम देखिए, पंचानाम तंत्रनाम समाहारा, मैं विग्रह बता रहा हूँ। पंचानाम तंत्रनाम समाहारा, पंचलवणम पंचानाम लवणानाम समाहारा, 10 मूलम दशानाम मूलम नाम समाहारा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 लूँगा। चौरभ्यम में समास पूछा है। देखिए चौरभ्यम फिर से आपसे पूछ लिया। चौरभ्यम मतलब क्या, आप बताएंगे खुद। इनमें से कोई नहीं, द्वितीय तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। मतलब चार जहाँ पर क्या हो प्यारे मित्रों, चोर से भय। चौरभ्यम मतलब चोर से भय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चौरभ्यम लिखा है तो यहाँ पे आप लोग तो द्विगु समास नहीं कर देना। ये चौरभ्यम मतलब चोर से भय। तो देखिए चोर से भय न मतलब कर्ता ने कर्म को करण से। तो प्रथम द्वितीय तृतीय क्या सा होगा बताइए? तृतीय या फिर पंचमी, पंचमी तत्पुरुष, बिल्कुल सही। चौरभ्यम मतलब पंचमी तत्पुरुष। सूत्र भयभीत भीति भीरिति अर्थात पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों पदों का भयवाची पद यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात चौरभ्यम मतलब चोर से भय, व्याघ्रभीता मतलब व्याघ्र से भय, भयभीता मतलब भय और सिंह भी। ठीक, इस तरह से। अब देखिए अब प्रत्यय से प्रश्न आ गए हैं आप सबके लिए। मतलब संधि और समास से मैंने 3-3 प्रश्न ले लिए हैं। इसी प्रकार से हम डेली करेंगे तो आपका सब कुछ व्याकरण भी क्लियर हो और आपका शिक्षण शास्त्र भी क्लियर हो। ता प्रत्यय, अब ये ता है, ये ता प्रत्यय किस अर्थ में होता है दोस्तों? ता प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है तो बताएंगे आप लोग। भाव में, कर्म में, कर्ता में, ये भाव और कर्म में। बताइए इसका उत्तर बताइए। ता प्रत्यय कहाँ पर देखने को मिलेगा? जब हम बात करते हैं ता प्रत्यय की तो जो ता है ना, इसमें ये जो आधा वाला का लगा है इसका लोप होकर केवल ता बचता है। जैसे कि कृतः, प्यारे मित्रों क्या कृतः, कृतः में देखिए ता बचा है। इस प्रकार से अन्य उदाहरण है मृ ज्ञ भू अस, है ना, इस तरह से। अर्थात इसका उत्तर आप लोग कर लेंगे। ता प्रत्यय सूत्र निष्ठा, भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से निष्ठा, ता एवं कतवतु प्रत्यय का योग किया जाता है, लेकिन ता प्रत्यय भाव एवं कर्म में होता है। याद रखना किस में होता है प्यारे मित्रों? भाव और कर्म दोनों में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। देखिए लिह धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर रूप होगा। तुमुन की बात कर रहे हैं ना, जब हम बात करते हैं तुमुन की प्यारे मित्रों, तो तुमुन प्रत्यय में से मुंह के जो मुंह है ना, मुंह का उ एवं अंतिम अक्षर ना का लोप हो जाता है। क्या? तो यहाँ पर केवल क्या बचता है आप बताएंगे? क्या बचता है? तुम शेष रहता है प्यारे मित्रों। केवल क्या शेष रहता है? तुम। क्या शेष बचता है? तुम। मतलब समझना, जो तुमुन प्रत्यय है ना, तुमुन में से मुंह का छोटू वाला उ और ना का लोप हो जाता है। केवल तू और माँ और नीचे हलंत बचता है बस। जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पर देखिए लीढ़ुम, लेढ़ुम, लहितुम या लेहितुम। तो यहाँ पर आपका उत्तर होता हुआ दिखता है कौन सा? आप बताएंगे कौन सा? लेढ़ुम, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें तुम वाला बचा हुआ है। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। ग्रह धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर रूप होगा। अभी बताया मैंने, ग्रह धातु बनाइए प्लस तुमुन प्रत्यय लगाइए, तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन का मुंह का छोटू मतलब ना लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आप बताएंगे ग्रहितुम। क्या बन जाएगा? ग्रहितुम बन जाएगा। ठीक, इस तरह से। आगे समझ में? चलिए अब ये इस पर ऐसे कैसे आया ये बताइए ज़रा। क्योंकि यहाँ पर आपको संधि का भी प्रयोग हो रहा है, वो हम आगे चल के सीख लेंगे। इसी प्रकार से बस का वसितुम, भुज का भोजितुम, ऊ का ओ हो जाएगा, प्रच का भी आप बताएंगे। प्रच का यहाँ पे शायद पृष्ठ हो जाता है, प्रशितुम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। भाव और कर्म में ची धातु से प्रत्यय होगा। भाव और कर्म ची धातु से, बताइए। अब यहाँ पर यत, यत, क्यप तीनों। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, यत प्रत्यय होगा यहाँ पर, आपका उत्तर यत हो जाएगा। यत प्रत्यय अचोयत, अजंत,
भाव और कर्म में यत प्रत्यय होता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जरा, जो यत प्रत्यय है उसमें ताकि इत संज्ञा व लोप के बाद या शेष रहता है। मतलब या क्या जो है लोप यहाँ पर जो है प्यारे मित्रों, मतलब क्या कि ताकि इत संज्ञा व लोप के बाद या शेष रहता है। मतलब यत वाले प्रत्यय में ता का लोप हो जाता है और या शेष रहता है, इसलिए ची धातु प्लस यत मतलब चेयम, ठीक, और छी धातु प्लस यत छेयम, ठीक, श्री धातु प्लस यत श्रेयम, पू धातु प्लस यत पोयम, ठीक, इस तरह से। अब बात करते हैं यहाँ पर प्यारे मित्रों, फिर से एक नया आपके साथ में देखिए, उपकृष्णम इति समस्त पदे, उप यहाँ पर क्या है, उपसर्ग वाले आ गए, उपसर्ग में लिए है मैंने, देखिए उपसर्ग भी लिए हैं। चलिए, उपकृष्णम मतलब कृष्ण के समीप, उप मतलब ध्यान रखना समीप होता है प्यारे मित्रों, क्या होता है, समीप। समझ में आ रहा तो शेयर करना है। उप मतलब समीप और कृष्णम मतलब कृष्ण के समीप। इति समस्त पदे उप अव्ययम किमर्थम प्रज्यते, उप अव्ययम किमर्थम प्रज्यते। समीपर्थम मतलब उप का अर्थ पूछा है, दूरार्थम, अत्यर्थम, समृद्ध्यर्थम मतलब उप का अर्थ पूछा है, तो मैंने बताया समीपार्थम मतलब समीप। उपकृष्णम पद अव्ययीभाव समास का समास पद है। अव्ययीभाव समास में उप समीप अर्थ में आता है। अन्य उदाहरण उपशर्दम मतलब शरद के समीप, उपचर्मम मतलब चर्म के समीप, ठीक है, इस तरह से। अब एक और प्रश्न देखिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न व्ययति श्लोकस्य पादपूर्णम कुरुत। मतलब इस श्लोक को पूरा करना है, यह श्लोक से पूछा प्रश्न है। तो देखिए, तदपुरुष तदुपसर्गम तदव्ययम तत्समासा तत्प्रत्यय। यह श्लोक अव्यय का श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि अव्यय तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों, तीन लिंगों में समान रहता है। तो मतलब क्या कि इसका उत्तर आप लोग कर लेंगे कौन सा, यहाँ पे देखिए तीन अव्यय में, तो यहाँ पे तदुपसर्गम तदव्ययम तत्समासा तत्प्रत्ययम, तो इसका क्या हो जाएगा, यह श्लोक अव्यय का श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि अव्यय तीनों लिंगों में, सात विभक्तियों में एवं तीन लिंगों में समान रहता है। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, मतलब क्या, तदुपसर्गम तदव्ययम या तत्समासा तीनों समासों में समान रूप से रहता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आप सबके साथ में, प्रश्न क्रमांक 3, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। पीनोयम देवदत्तो ना भुभंगते इत्यत्र वाक्य समुचित वाक्य विद्यते। मतलब क्या, फिर से एक वाक्य से लिया हुआ है, ये एक वाक्य वाले प्रश्न आए हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं। वैसे इन प्रश्नों पे बेस प्रश्न नहीं आते, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं। चलिए अब आते हैं अपन संख्याओं पर, उनको स्किप करिए। बेसिकली आप लोग ये वाला प्रश्न भी स्किप कर सकते हैं, सेकंड नंबर भी स्किप कर देना। चलिए यहाँ पर आइए आप लोग, आपके साथ लेता हूँ मैं शिक्षण शास्त्र के प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके पहले एक और हैं आपके साथ, मैंने संख्या पर 20 प्रश्न भी बनाए हैं आप सबके साथ में। पिछली बार संख्या पर 20 प्रश्न पूछे गए थे। संस्कृत के एकोन चत्वारिंशतक को क्या कहते हैं, एकोन, एकोन मतलब एक, चत्वारिंशतक मतलब चतवार, चतवार मतलब 40, सिंता मतलब 40 हो गया, तो 40 एक और चत्वारिंशता मतलब एकोन लिखा है, क्या पहले मतलब एकोन मतलब एक कम, एक कम, ठीक है, तो 40 से एक कम क्या होगा, 39। प्यारे मित्रों क्या होगा, 39, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 39। अच्छा 29 को कैसे लिखेंगे, देखिए 29 में ध्यान रखिएगा कितना 20 से कितना आगे है बताएंगे, 9 आगे है, मतलब 9 विंशति। प्यारे मित्रों क्या 9 विंशति लिखेंगे। 59 को देखिए क्या लिखा है, 59 में देखिए तो 59 क्या है, 60 से एक कम है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एकोन षष्टम करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 49 देखिए 9 चत्वारिंशता मतलब 40 से आगे, इसी प्रकार से 9 एकोन पंचाशता, ये रहा एकोन पंचाशता मतलब 49 को लिख सकते हैं, 49 और एकोन पंचाशता भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। 19 को देखिए 9 दशा एकोन विंशति, 49 एकान विंशति भी आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं सप्तविंशति शब्द का अर्थ, मतलब सप्तविंशति मतलब 7 विंशति मतलब क्या, 17, 27, 37 या 47। सप्तविंशति मतलब 20 + 7 मतलब कितने प्यारे मित्रों, 27, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 17 मतलब 17 नहीं होता है, 37 यहाँ पर देखिए 37 सप्तत्रिंशता, 47 सप्त चत्वारिंशता, 57 सप्त पंचाशता, 59 बता देता हूँ आपको सप्त 50 59
यहाँ लिख लेंगे आप 950। ये 59 जो है था ना आपका, ये इसको लिख लेंगे 950, 950। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन लोग। पंचविंशति देखिए मतलब 25, आप सबको पता है 25, पंचविंशति मतलब 25। ठीक है, इसी प्रकार से 35, पंचत्रिशतम, पंचचत्वारिंशतम, पंचपंचाशतम 55 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है, अष्टविंशति का अर्थ क्या होता है? अष्टविंशति मतलब 8 + 20 मतलब क्या प्यारे मित्रों? 18 क्या 28, 38 या 48, बताइए क्या होगा? 28 है ना प्यारे मित्रों, 28। ठीक है, इस तरह से पंचपंचाशता को अंक में लिखेंगे। पंचपंचाशता बताइए जरा क्या होगा? पंचशती, 1 50 या पंचपंचाशत, तो बताएंगे पंचपंचाशत। क्या प्यारे मित्रों? पंचपंचाशत। 55 लिखते हैं उसे। 65 को कैसे लिखेंगे बताइए? पंच षष्ठ पंचाशत है ना, सप्त, इस प्रकार से पंच सप्त पंचाशत ऐसे करके, है ना। ठीक इस तरह से अष्टाशीति पद का अर्थ संख्या है, मतलब अष्टाशीति बताइए, मतलब अष्ट मतलब 8, आशीति मतलब 80, तो 80 + 8 क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? 78, 88, 87, 18, आप बताएंगे 88। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न प्यारे मित्रों, वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। पहला प्रश्न लेंगे आपके साथ में, छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञान योज्यति, मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? पाठ्य योजना, दर्शनम, लेखनम या श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना, लेखनम मतलब लिखना, दर्शनम मतलब देखना, पाठ्य योजना क्या मतलब क्या कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की विधि पाठ्य योजना में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, हम जब अपना पाठ्य योजना बनाते हैं तो जो भी अध्ययन अध्यापन करने वाले होते हैं तो उस विषय वस्तु के ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को हम जानते हैं पाठ्य योजना के द्वारा, फिर बच्चों को हम नए ज्ञान देते हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को पाठ्य योजना में जोड़ा जाता है, जिसके लिए शिक्षण सोच ज्ञातात अज्ञातम प्रति का प्रयोग किया जाता है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न लूँगा आपके साथ में। संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्य अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक या सर्वाणी। मतलब क्या कि बच्चों को समझ विकसित करना, बच्चों को ज्ञान विकसित करना, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता लाना। तो संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य प्यारे में तो सर्वाणी होगा। संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बोधात्मक मतलब समझ विकसित करना, ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान विकसित करना, रचनात्मक मतलब उनके अंदर रचना करने वाली प्रवृत्ति होना। उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति, आप आपसे पूछ रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण कब होता है? बताइए। छात्राणाम त्रुटि निवारणम, छात्रों की त्रुटि का निवारण करने के लिए, पठनस्य पुनर्पुनः अभ्यासा, पठन के समय फिर बार बार अभ्यास करने के लिए, लेखन कलासु निपुणता, लेखन कला में निपुण बनाने के लिए, या सर्वे। जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो देखिए जरा, उपचारात्मक शिक्षण मतलब बच्चे के अंदर क्या कमी रह गई उसकी जाँच करना और उसके अनुसार उसकी कमी को दूर करना कहलाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होता दिख रहा है बताइए? सीधी सी बात यह है प्यारे मित्रों कि छात्राणाम त्रुटि निवारण, छात्रों का त्रुटि का निवारण करेंगे। पठनस पुनः अभ्यासा, लेखन कलासु निपुणता। नहीं प्यारे मित्रों, हमारे द्वारा क्या होता है प्यारे मित्रों? उपचारात्मक शिक्षण से छात्रों की त्रुटि का निवारण करना, पठन का बार बार अभ्यास करना, लेखन कला निपुणता प्रदान करना, ये तीनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। मतलब सारी समस्याओं को आप लोग ठीक करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, शिक्षणम भवेत्। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं शिक्षण कब होता है तो शिक्षण कैसे होता है? संश्लेषणात्मक विश्लेषण, मतलब शिक्षण विधि पूछ रहे हैं आपसे। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, कठिनात कठिनम प्रति मतलब कठिन से कठिन की ओर, सरलात कठिनम प्रति मतलब सरल से कठिन की ओर, तर्कात मनोविज्ञानम प्रति मतलब तर्क से मनोविज्ञान की ओर। अब आप खुद बताइए मेरे प्यारे साथियों, शिक्षण कैसा होता है? सरल से कठिन की ओर, शिक्षण सरल से कठिन की ओर, शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 लूँगा आपके साथ में। इस संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतम अस्ति ना सिद्धांतो अस्ति, मतलब संस्कृत शिक्षण का सिद्धांत कौन कौन से हैं? स्वाभाविकता सिद्धांता, क्रियाशीलता सिद्धांता, रुचि सिद्धांता, उपरोक्त सर्वा। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों संस्कृत शिक्षण की उपयोगी सिद्धांतों की, तो हमारे लिए प्यारे मित्रों स्वाभाविकता का सिद्धांत भी होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, रुचि का भी सिद्धांत होता है, उपरोक्त तीनों का सिद्धांत होता है। स्वाभाविक सिद्धांता, क्रियाशीलता सिद्धांत और रुचि सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। लास्ट प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे साथियों, का नाम शिक्षा। शिक्षा किसका नाम है? शिक्षा ज्ञानम अनुभवस्य, मतलब शिक्षा ज्ञान का अनुभव है। शिखा एकम पुस्तक,
शिखा एक पुस्तक है, शिक्षा एकम वस्तु, शिक्षा एक वस्तु है, शिक्षा एकम खेलम, शिक्षा एक खेल है। बताइए क्या है। अब आप खुद समझते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा हमारे अनुभवों का, ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान अनुभवों का संकलन है। शिक्षा क्या है प्यारे मित्रों, ज्ञान अनुभवों का संकलन है। मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की सुपर क्लास। आप सबके लिए ग्रामर वाली भी क्लास थी और साथ में शिक्षण विधियों वाली भी क्लास थी। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे चाहूँगा कि शेयर करें, अवश्य वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।